हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस, मतलब सहायक संधि। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से सबसे डेंजरस और इफेक्टिव पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का हिंदी मतलब होता है सहायक संधि। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे सब्सिडियरी अलायंस क्या थी, इसका ओरिजिन और बैकग्राउंड क्या था, वेलेस्ली का रोल क्या था, सब्सिडियरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, इंडियन स्टेट्स ने आखिरकार इसे क्यों एक्सेप्ट किया और ब्रिटिशर्स को इसका क्या फायदा हुआ और इंडियन रूलर्स को इसका क्या क्या लॉस हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस एक डिप्लोमेटिक मिलिट्री सिस्टम था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यूज किया जाता था। इंडियन रूलर्स इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करते थे और एक सब्सिडियरी फोर्स रखते थे। देखो इसका मतलब क्या है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757, 23rd ऑफ जून 1757। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो 22nd ऑफ अक्टूबर 1764। तो 1757 के बाद स्पेशली बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, अब वो एक टेरिटोरियल पावर बन चुकी थी। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम थी, अंग्रेजों के पास लिमिटेड आर्मी थी, इंग्लैंड से कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट पाना कॉस्टली था, महंगा था, डायरेक्ट एनेक्सेशन से इंडियन रूलर्स का रेसिस्टेंट बढ़ता। इसलिए अंग्रेजों को चाहिए था एक ऐसी पॉलिसी जो इंडियन रूलर्स को दिखने में इंडिपेंडेंट रखे पर एक्चुअली उनकी सॉवरेनिटी को खत्म कर दे। इसी रिक्वायरमेंट से जन्म होता है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का। देखो, जो मैंने बात बोला कि इंडियन रूलर्स को इंडिपेंडेंट रखे केवल दिखने में, मतलब कि इसका ये कहना है कि इंडियन रूलर्स जो हैं वो लोगों की नजर में स्वतंत्र रहें, लोगों की नजर में पावरफुल रहें, बस वो दिखें, लेकिन एक्चुअल में जो पावर हो वो अंग्रेजों के पास रहे। और इसी कारण से सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का जन्म होता है। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या है, इसका बेसिक डिफिनीशन अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं तो सब्सिडियरी अलायंस को समझने के लिए सबसे पहले एक बात क्लियर करनी होगी, ये कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप या डिफेंस ट्रीटी नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक प्लस मिलिट्री एग्रीमेंट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसी इंडियन रूलर के बीच में होता था। एक साइड रहेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड रहेगा कोई इंडियन रूलर, और यहाँ पे साइन होगा सब्सिडियरी अलायंस, मतलब सहायक संधि। अब सब्सिडियरी अलायंस साइन होगा, इसके बाद क्या होगा, इंडियन स्टेट को अपने टेरिटोरी में कोई भी इंडियन स्टेट अगर हो गया, जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, ट्रावेनकोर हो गया, कर्नाटक हो गया, बंगाल हो गया, कोई भी हो, वैसे बंगाल तो साइन नहीं करेगा, वो तो मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी इंडियन स्टेट हो गया जो सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो वो अपने स्टेट में ब्रिटिश ट्रूप्स को रखेगा, ब्रिटिश आर्मी को रखेगा, और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर अपनी टेरिटोरी के अंदर ब्रिटिश आर्मी का एक परमानेंट यूनिट रखेगा, और इस परमानेंट यूनिट को कहा जाता था सब्सिडियरी फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ब्रिटिश आर्मी इंडियन रूलर के कंट्रोल में नहीं होती थी, बल्कि डायरेक्ट कंपनी के ऑफिसर के अंतर्गत होती थी। मतलब आर्मी आपके राज्य में है पर आप उस आर्मी को कमांड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा इसका कि सब्सिडियरी अलायंस अगर कोई भी स्टेट साइन करेगा तो उस स्टेट में ब्रिटिश आर्मी रहेगी। उस ब्रिटिश आर्मी का खर्चा कौन देगा? तो आर्मी का पूरा खर्चा इंडियन रूलर उठाएगा। अब यहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ब्रिटिश आर्मी आपके राज्य में रहेगी, लेकिन उनकी सैलरी, उनका राशन, उनका मेंटेनेंस सब कुछ इंडियन रूलर पे करेगा। अगर रूलर कैश में पे नहीं कर पाता है तो अंग्रेज क्या करते थे इस समय? तो अंग्रेज उसकी टेरिटोरी को ले लेते थे। एग्जाम्पल, अवध ने ह्यूज एरिया लूज किया, मैसूर और हैदराबाद पर भी प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब अपनी ही जमीन पर बैठी फॉरेन आर्मी का खर्चा आप दे रहे हैं। ठीक है? अब इसके बदले में क्या मिलता था रिटर्न में? इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट।
यानी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, बाहरी खतरे से रक्षा। अंग्रेज ये बोलते थे कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बाहर के दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल थ्रेट्स जैसे मराठास, मैसूर, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, अफगान अटैक्स, इस वजह से काफी सारे इंडियन रूलर्स को लगा कि ब्रिटिशर्स के साथ रहना सेफ है, पर ये सिर्फ आधा सच था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी आता है। देखो ट्विस्ट यहाँ पे क्या है, फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री कंट्रोल का लॉस, यानी विदेश नीति और सैन्य कंट्रोल जो होता था, सैन्य नियंत्रण, उसका लॉस हो जाता था। किसका? तो इंडियन रूलर के लिए। यहां से सब्सिडियरी अलायंस डेंजरस बन जाती है। एग्रीमेंट के बाद फॉरेन पॉलिसी का लॉस हो जाता था। इंडियन रूलर अब किसी भी यूरोपियन पावर से या किसी भी इंडियन रूलर से बिना अंग्रेजों के परमिशन के संधि नहीं कर सकता, अलायंस नहीं कर सकता, वार नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब राजा खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। साथ ही साथ मिलिट्री ऑटोनॉमी का भी लॉस होता था। रूलर को अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी टेक्निकली डिसबैंड करनी पड़ती थी। डिफेंस कंप्लीटली अंग्रेजों पर डिपेंडेंट था। इसका रिजल्ट ये था कि अगर ब्रिटिशर सपोर्ट हटा ले तो रूलर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। क्लियर? तो राजा दिखता इंडिपेंडेंट था, लेकिन होता वो पपेट था। पपेट मतलब कठपुतली। पेपर पर राजा का नाम है, राजा का दरबार है, उसका फ्लैग है, उसका थ्रोन है, लेकिन रियलिटी में डिसीजंस जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट लेता है। वॉर एंड पीस ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं, सक्सेशन तक ब्रिटिश कंट्रोल करते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। या फिर सिंपल लैंग्वेज में राजा सिर्फ साइन बोर्ड था और पावर जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं होता था या फिर राजा को इमीडिएटली हटाया नहीं जाता था, लेकिन उस राजा की सॉवरेनिटी खत्म हो जाती थी। स्टेट प्रैक्टिकली ब्रिटिश कंट्रोल में चली जाती थी। ठीक है, सो ओवरऑल वी कैन से दैट व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस वाज अ सिस्टम वेयर इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट, surrendered foreign policy and their military control and became dependent rulers under the British dominance. क्लियर? तो सब्सिडियरी अलायंस क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, आखिरकार ये आइडिया किसका था? तो ये आइडिया था गवर्नर जनरल वेलेस्ली का। ठीक है, तो जब भी सब्सिडियरी अलायंस का नाम आता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है वेलेस्ली का। So who was Wellesley? Wellesley was Governor General of India और इसका जो टेन्योर है वो है 1798 to 1805। देखो जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था तो उसके तहत जो पहले गवर्नर का पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और पहला कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वारेन हेस्टिंग। फिर जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसका नाम चेंज करके इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये कौन था? विलियम बेंटिक। फिर जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया गया था, जिसके बाद ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था इसका नाम चेंज करके इसको वायसराय कर दिया गया। क्लियर? तो अब देखो, तो इसी प्रकार में आता है वेलेस्ली। तो वेलेस्ली गवर्नर जनरल आता है 1798 से लेकर 1805 तक। क्लियर? अब देखो, तो यह जो वेलेस्ली था यह एक एग्रेसिव इंपीरियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में कॉन्टिन्यूअस वार्स लड़ रहे थे। नेपोलियन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था। वेलेस्ली की जो कोर थिंकिंग थी, वेलेस्ली का एक क्लियर बिलीफ था, ब्रिटिश सुप्रीमेसी तब तक सेफ नहीं हो सकती जब तक इंडियन स्टेट या तो ब्रिटिश के डिपेंडेंट हो या फिर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब देखो क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर इंडियन स्टेट इंडिपेंडेंट रहे, पावरफुल रहे या फ्रांस के क्लोज रहे तो ब्रिटिश रूल हमेशा डेंजर में रहेगा। इसलिए वेलेस्ली चाहता था कि इंडियन स्टेट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए पर बिना डायरेक्टली एनेक्स किए। तो यहीं से सब्सिडियरी अलायंस एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनकर आया। और क्यों बनकर आया ये चीज आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत इंडियन स्टेट जो भी साइन करेगा
सब्सिडियरी अलायंस जो भी इंडियन स्टेट साइन करेगा, उस इंडियन स्टेट में ब्रिटिशर्स की एक फौज रहेगी, वहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, उस फौज का खर्चा इंडियन रूलर उठाएगा, इंडियन रूलर अपनी आर्मी को टेक्निकली डिसबैंड करेगा और पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की आर्मी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन बनकर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया है कि वेलेस्ली बिलीव दैट ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज अनसेफ अनलेस इंडियन स्टेट वर डिपेंडेंट और न्यूट्रलाइज्ड। मेन ऑब्जेक्टिव था एलिमिनेट फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया, ब्रिंग इंडियन स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, अवॉइड डायरेक्ट एनेक्सेशन एंड कॉस्टली वॉर, इंप्लीमेंट द पॉलिसी एग्रेसिवली एंड सिस्टमेटिकली। तो यही चीज मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो कुछ और चीज मैं आपको बता दूं कि वेलेस्ली के 3 ऑब्जेक्टिव थे, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। फ्रांस के इन्फ्लुएंस को इंडिया से हटाना। 18th सेंचुरी के एंड तक फ्रांस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था लगभग। मैसूर में देखो टीपू सुल्तान, हैदराबाद, दक्कन पॉलिटिक्स। ठीक है, टीपू सुल्तान फ्रांस का एलाई था, वो मॉडर्न फ्रेंच ट्रेंड आर्मी रखता था। तो वेलेस्ली को लगा अगर फ्रांस इंडिया में स्ट्रांग रहा तो ब्रिटिश एम्पायर कभी भी सिक्योर नहीं होगा, इसलिए सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू इंडियन रूलर्स को फ्रांस से कट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, आप ट्रैप में यहाँ पे फंस सकते हो, यूपीएससी सवाल भी पूछ सकता है। तो सब्सिडियरी अलायंस का एक हिडन ऑब्जेक्टिव एंटी फ्रेंच स्ट्रेटजी भी था। ठीक है, उसके बाद पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एलिमिनेट फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। दूसरा, ब्रिंग इंडियन स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, दैट इज इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश कंट्रोल में लाना। वेलेस्ली डायरेक्ट एनेक्सेशन से बचना चाहता था क्योंकि ज्यादा रेसिस्टेंस होता, ब्रिटिश आर्मी पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता, इसलिए उसने सोचा कि राजा को गद्दी पे बैठे रहने दो, लेकिन पावर हमारे हाथों में होनी चाहिए। और सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू रूलर की फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों के कंट्रोल में, रूलर की आर्मी डिसबैंड, ब्रिटिश रेजिडेंट कोर्ट के अंदर। रिजल्ट, इंडियन स्टेट दिखता स्वतंत्र था, दिखता इंडिपेंडेंट था, पर एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता था, ब्रिटिशर्स सैटेलाइट स्टेट बन जाती थी उसकी। ठीक है, अवॉइड डायरेक्ट एनेक्सेशन एंड कॉस्टली वॉर्स। तो ये वेलेस्ली की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। डायरेक्ट एनेक्सेशन का मतलब आर्मी यूज करो, एडमिनिस्ट्रेशन का हेडेक लो, रेवेन्यू सिस्टम भी खुद संभालो, लेकिन सब्सिडियरी अलायंस का मतलब आर्मी इंडियन रूलर ही पे करे, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही संभाले, लेकिन फाइनल डिसीजन अंग्रेज लेंगे। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया? इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी एग्रेसिवली एंड सिस्टमेटिकली। तो वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस को ऑप्शनल पॉलिसी की तरह यूज नहीं किया, बल्कि फोर्सफुल और एग्रेसिव टूल बनाया। एग्जांपल, हैदराबाद ने कब साइन किया था? 1798 में। फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस, इसको ध्यान रखना। पहला स्टेट कौन था जिसने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया? दैट वाज हैदराबाद। निजाम को, जो हैदराबाद का निजाम था, उसको मराठास का डर था और टीपू का डर था, इस कारण से उसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। उसके बाद मैसूर साइन करता है। टीपू सुल्तान की डिफीट के बाद लास्ट वीडियो में मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें मैंने बताया था कि सेरिंगपट्टनम जो कि राजधानी थी टीपू सुल्तान की, उसके किले की रक्षा करते हुए वो शहीद हो जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने, जो वड़यार डायनेस्टी को उस पर बिठाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा फिर से, तो उसने 1799 का अराउंड सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर दिया। ठीक है, फिर अवध आता है, अवध ने साइन किया 1801 में। ठीक है, तो अवध की टेरिटोरी भी ले ली जाती है, इसको मैं बाद में चर्चा करूंगा आपके। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल दिखाते हैं कि वेलेस्ली का गोल सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि कंप्लीट पॉलिटिकल डोमिनेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल भी पूछा जाता है, जो यहाँ पे मैंने चीज लिखी है, वेलेस्ली आर्किटेक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। व्हाई वेलेस्ली इज कॉल्ड आर्किटेक्ट? तो यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, व्हाई वेलेस्ली इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक रिकैप दे दूं। तो उसने इस सिस्टम को थ्योरेटिकल आइडिया से प्रैक्टिकल ऑल इंडिया पॉलिसी बनाया, मैक्सिमम स्टेट्स को इसके अंदर लाया गया, इसको ब्रिटिश एक्सपेंशन का सेंट्रल पिलर बनाया गया। ठीक है, तो
अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, ये समझ आ गया होगा। वेलेस्ली आर्किटेक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सब्सिडियरी अलायंस के मेन क्लॉजेस हम लोग देखते हैं। वैसे ओवरऑल क्या है सब्सिडियरी अलायंस, ये आपको समझ आ गया होगा। तो सब्सिडियरी अलायंस सिर्फ कोई एग्रीमेंट नहीं था, नॉर्मल कोई एग्रीमेंट कि क्लियर कट कंडीशन के साथ एक पैकेज था। हर क्लॉज का एक ही फाइनल एम था, इंडियन रूलर को धीरे धीरे पॉलिटिकली, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली डिपेंडेंट बनाना। किसके ऊपर, तो अंग्रेजों के ऊपर। ये अंग्रेजों का ही आइडिया था। तो अब एक एक करके हम लोग क्लॉज को समझते हैं। स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडियन रूलर्स टेरिटोरी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंडियन रूलर अपनी स्टेट के अंदर ब्रिटिश आर्मी का एक परमानेंट यूनिट रखेगा। इस आर्मी को कहा जाता था सब्सिडियरी फोर्स। ये अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आर्मी इंडियन रूलर के अंदर नहीं होती थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स इसे कमांड करते थे। मतलब आपके राज्य में आर्मी है, पर आप उस आर्मी को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे कमांड करेंगे। ठीक है। क्लॉज 2 क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जो ब्रिटिश आर्मी होगी उसकी सैलरी, उसके आर्म्स, उसके एमुनेशन, उसके फूड, सब कुछ इंडियन रूलर खर्चा उसका पे करेगा। और अगर कैश में पेमेंट नहीं करेगा तो टेरिटोरी छीन ली जाएगी। ठीक है। अब देखो, यही चीज थर्ड पॉइंट है टेरिटोरियल सेशन, कि अगर कैश में पेमेंट नहीं कर पाएगा तो टेरिटोरी ली जाएगी। एग्जांपल इसका अवध आ जाएगा। नो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर द रूलर, ये चीज भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। राजा अपनी फॉरेन पॉलिसी का मालिक नहीं था, वो ब्रिटिश परमिशन के बिना संधि नहीं कर सकता था, किसी से दोस्ती नहीं कर सकता था, वार या पीस डिसाइड नहीं कर सकता था। तो सब कुछ फॉरेन पॉलिसी इसका खो जाता था, सब अंग्रेजों के पास चला जाता था। अपॉइंटमेंट ऑफ अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन रूलर्स कोर्ट। देखो, हर सब्सिडियरी अलायंस स्टेट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता था। इस रेजिडेंट का रोल क्या होता था, राजा के दरबार में रहना, पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना और लंदन और कलकत्ता में रिपोर्ट भेजना, राजा की एक्टिविटी पर नजर रखना। रेजिडेंट दिखता था सलाहकार जैसा, एडवाइजर जैसा, पर एक्चुअली वो था कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट। तो इस क्लॉज से इंडियन कोर्ट के अंडर ही ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। ठीक है। डिसबैंडनिंग और रिडक्शन ऑफ नेटिव आर्मी ऑफ इंडियन रूलर, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये क्लॉज मिलिट्री ऑटोनॉमी को खत्म करता है। इंडियन रूलर को अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी को या तो रिड्यूस करना पड़ता था या कंप्लीटली डिसबैंड करना पड़ता था। इसका रिजल्ट क्या था कि रूलर अपनी डिफेंस के लिए अंग्रेजों पर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाता था, और अगर अंग्रेज अपनी प्रोटेक्शन हटा लें तो राजा बिल्कुल हेल्पलेस। नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूरोपियंस अदर देन द ब्रिटिश, एंटी फ्रेंच क्लॉज। एक बहुत स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक क्लॉज लाया इनने। इंडियन रूलर किसी भी यूरोपियन को ब्रिटिश के अलावा अपनी सर्विस में नहीं रख सकता। मेन टारगेट था फ्रेंच ऑफिसर, फ्रेंच मिलिट्री ट्रेनर्स, इन सब को नहीं रखे वो। ठीक है। तो इस क्लॉज का हिडन एम था कि फ्रांस के इन्फ्लुएंस को इंडिया से कंप्लीटली एलिमिनेट करना। तभी मैंने आपको बताया था सब्सिडियरी अलायंस एक एंटी फ्रेंच पॉलिसी भी कही जा सकती है। ठीक है। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सक्सेशन डिस्प्यूट। देखो, ये क्लॉज ऑफिशियली लिखा हो या ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर होता था। अगर सक्सेशन डिस्प्यूट हो, सक्सेशन डिस्प्यूट का मतलब होगा कि अब गद्दी पे अगली अगली बार गद्दी पे कौन बैठेगा, तो ये हो गया सक्सेशन डिस्प्यूट। तो ब्रिटिश इसमें इंटरवीन कर सकते थे। अगर रूलर इनएफिशिएंट हो तो ब्रिटिशर्स प्रेशर बना सकते थे। इसका मतलब कि राजा की गद्दी भी अंग्रेजों की मर्जी पर डिपेंड हो गई। ठीक है। तो ओवरऑल ये जितने भी क्लॉजेस हैं, इनका कंबाइंड इंपैक्ट क्या होगा, तो जब ये सारे क्लॉजेस साथ में अप्लाई होते थे तो उस इंडियन स्टेट का पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस खत्म, मिलिट्री पावर खत्म, डिप्लोमेटिक फ्रीडम खत्म, पर राजा फॉर्मली रूलर बना रहता था। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस इज इक्वल टू लॉस ऑफ सॉवरेनिटी विदाउट एनेक्सेशन। क्लियर। तो सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं होती थी, लेकिन ये कोई वेलफेयर पॉलिसी भी नहीं थी, लेकिन हाँ, यह एक इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सपेंडेड बाई वेलेस्ली। क्लियर।
So overall, we can say that under the subsidiary alliance, Indian rulers accepted British troops at their cost. Clear? अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इंडियन रूलर्स सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करते ही क्यों थे? जरूरत क्या थी उनको एक्सेप्ट करने की? ठीक है, तो इसके पीछे पॉलिटिकल वीकनेस, मिलिट्री इनसिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म सर्वाइवल माइंडसेट भी था। देखो, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, एक्सटर्नल थ्रेट, मिलिट्री वीकनेस, फियर ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री डिफीट, desire to protect personal throne and dynasty, lack of unity among Indian states, British diplomatic pressure and coercion. देखो, इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा रीजन था इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम। 18th सेंचुरी के एंड तक ज्यादातर इंडियन स्टेट इंटरनली वीक हो चुके थे। प्रॉब्लम क्या क्या थी? तो रिविलियस नोबल्स थे, कोर्ट पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसीज, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम में करप्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो अवध में बैड एडमिनिस्ट्रेशन, हैदराबाद में नोबल्स वर्सेस निजाम, मैसूर के बाद इनस्टेबिलिटी पूरी थी। तो रूलर्स को लगता था कि ब्रिटिश आर्मी हमारे राज्य में होगी तो इंटरनल रेबिलियन जो होगा, जो आंतरिक विद्रोह होगा, वो दब जाएगा। पर रियलिटी ये थी कि ब्रिटिशर्स इस वीकनेस का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, तो इंटरनल इनस्टेबिलिटी क्या है ये समझ आ गया। एक्सटर्नल थ्रेट, इंडिया उस टाइम पर पावर स्ट्रगल का बैटलफील्ड बन चुका था। मेजर थ्रेट थे मराठास, मैसूर, अफगान इन्वेजन एंड नेबरिंग राइवल स्टेट। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन का मतलब हो गया सर्वाइवल गारंटी। तो ये फियर फैक्टर सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग पुश था। वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग तो आपको मिलेगा इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, उसके बाद फिर एक्सटर्नल थ्रेट भी आएगा इसमें। ठीक है, फिर मिलिट्री वीकनेस एंड टेक्नोलॉजिकल गैप। देखो, इंडियन रूलर्स की आर्मीज के पास आउटडेटेड वेपन्स थे, पुअर ट्रेनिंग थी, लैक ऑफ डिसिप्लिन था। वहीं पे ब्रिटिश आर्मी, उनके पास मॉडर्न फायर आर्म्स थे, यूरोपियन वॉर टैक्टिक्स थे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी। इसलिए रूलर्स को लगता था कि अंग्रेजों के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे। तो इस इनसिक्योरिटी ने रूलर्स को अपनी आर्मी डिसबैंड करने के लिए भी रेडी कर दिया। फियर ऑफ ब्रिटिश डायरेक्ट एनेक्सेशन, इंडियन रूलर्स ने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, टीपू सुल्तान की डिफीट 1799, तो उनको लगा कि अगर अंग्रेजों से लड़ाई की तो पूरा राज्य चला जाएगा। इसलिए उनने सोचा कि बेटर है डिपेंडेंट रहना, कम से कम थ्रोन तो बचा रहेगा उनका। तो ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज जो था वो लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन गया। फिर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ रूलर, ज्यादातर रूलर्स अपनी गद्दी बचाना चाहते थे, पब्लिक वेलफेयर उनके लिए सेकेंडरी था, और अंग्रेजों ने प्रॉमिस भी किया कि रूलर को वो थ्रोन पे रखेंगे, सक्सेशन में सपोर्ट देंगे। इसलिए रूलर्स ने सोचा कि राजा हम रहेंगे, बस पावर कम हो जाएगी। सो इट वाज डायनेस्टिक सर्वाइवल ओवर सॉवरेनिटी। देन देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन स्टेट्स। सबसे ट्रेजिक रीजन, इंडियन स्टेट्स यूनाइटेड नहीं थे, एक दूसरे के राइवल थे। एग्जाम्पल, मराठा वर्सेस निजाम, मैसूर वर्सेस मराठा, अवध वर्सेस बंगाल। तो इस डिसयूनिटी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अगर इंडियन स्टेट्स यूनाइटेड होते तो सब्सिडियरी अलायंस इतनी इजीली अप्लाई नहीं हो पाता। देन देयर इज ब्रिटिश डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड कोवर्जन। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स के साथ साथ डिप्लोमेसी, प्रेशर टैक्टिक, फियर साइकोलॉजी, इन सब का यूज किया। अंग्रेजों का मैसेज क्लियर होता था, इधर एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस और फेस मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए कई रूलर के पास वास्तव में कोई चॉइस भी नहीं था। तो कंबाइंड रियलिटी ये है कि इंडियन रूलर्स ने सब्सिडियरी अलायंस आखिरकार एक्सेप्ट क्यों किया? तो कंबाइंड रियलिटी ये है, फियर से, वीकनेस से एंड शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। पर उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को रियल में सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से स्टेट्स थे जिनने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया? सो इट वाज फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट वाज हैदराबाद, ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर मैसूर आपको मिलेगा 1799 में। फिर आपको तंजौर भी मिलेगा। देखो, तंजौर ने भी 1799 के अराउंड सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। फिर अवध 1801,
फिर यहाँ पे देखो, मराठास ने किया 1802 में, पेशवास ने किया 1802 में, भोसले ने किया था नागपुर में जो रहते थे 1803 में, सिंधियाज ने किया 1804 में। ठीक है, राजपूत स्टेट्स करते हैं 1818 के अराउंड। ठीक है, और होलकर ऑफ इंदौर इनने किया 1818 के अराउंड। ठीक है, ये टाइमलाइन उतना पूछता नहीं है यूपीएससी में। ठीक है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया आपको मैंने दे दिया। तो अब देखो, इंपैक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ऑन इंडियन स्टेट। अब इंपैक्ट क्या क्या होता है? पॉलिटिकल इंपैक्ट है, मिलिट्री इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट, सोशल एंड स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। तो इस पे अब हम लोग इंपैक्ट पे डिस्कशन करते हैं। इंपैक्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ऑन इंडियन स्टेट्स। देखो, तो अब तक आपको चीज समझ आ गई होगी कि सब्सिडियरी अलायंस सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं थी, बल्कि इंडियन स्टेट्स के डिक्लाइन का टर्निंग पॉइंट थी। पेपर्स पर रूलर बचे रहे, पर रियलिटी में इंडियन सॉवरेनिटी खत्म होती चली। अब इसके इंपैक्ट को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इंपैक्ट। तो इंडियन रूलर अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकता था। वॉर एंड पीस ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता था। जो रूलर होता था वो बस नाम मात्र का राजा रहता था। जो पावर होती थी वो कंपनी के पास चली जाती थी। ठीक है, so it was total loss of sovereignty without any kind of annexation. Then there was military impact. So सब्सिडियरी अलायंस के बाद इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी को डिस्बैंड कर देते थे। पूरा डिफेंस ब्रिटिश आर्मी पर डिपेंड हो जाता था। इसका मतलब अगर ब्रिटिशर्स प्रोटेक्शन हटा लें तो इंडियन स्टेट बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाएगा। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यहाँ पे ये पड़ा कि इंडियन का जो मिलिट्री ट्रेडिशन था वो कमजोर हो गया। रेसिस्टेंट कैपेसिटी जो थी इंडिया की वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई। फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आपको पड़ेगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट में क्या मिलेगा आपको कि हेवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ आर्मी मेंटेनेंस, टेरिटोरियल लॉसेस एंड रेवेन्यू डिक्लाइन। इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत सीवियर था। ब्रिटिश आर्मी का पूरा खर्चा इंडियन रूलर उठाता था। अगर पेमेंट फेल हुई तो टेरिटोरी सीडेड टू ब्रिटिशर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अवध का। रिजल्ट क्या हुआ कि रेवेन्यू सोर्सेस कम हो गए, ट्रेजरी खाली हो गई, डेवलपमेंट कंप्लीटली इग्नोर हो गया। सो सब्सिडियरी अलायंस एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। देन देयर वाज अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट। दो रूलर्स फॉर्मली एडमिन संभालते थे, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करते थे, सक्सेशन डिस्प्यूट में भी इंटरवीन करते थे। ब्रिटिश जो रेजिडेंट था वो एक्चुअल पावर सेंटर बन जाता था। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो इंडिजिनस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कमजोर हो गया। राजा की जो अथॉरिटी थी वो सिंबॉलिक बन गई। फिर सोशल इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से, देखो जो रूलर था वो अंग्रेजों के सपोर्ट से पावर में था, लोगों के सपोर्ट से नहीं। रिजल्ट, राजा और प्रजा के बीच में गैप बढ़ा, पब्लिक रिजेंटमेंट ग्रो हुआ। तो इस कारण से आगे चलकर पॉपुलर रिवोल्ट्स भी होते हैं। फिर आपको स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट अगर मैं बताऊं तो सब्सिडियरी अलायंस ने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया कि बिना लड़ाई के टेरिटोरी को वो कंट्रोल करें, बफर स्टेट को क्रिएट कर दें, इंडियन पावर्स को एक दूसरे से आइसोलेट कर दिया जाए। तो इस पॉलिसी के बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ा? सब्सिडियरी अलायंस एक टेम्पोररी स्टेज था। प्रोसेस क्या था? अलायंस, फाइनेंशियल वीकनेस, मिस गवर्नेंस एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। एग्जाम्पल देयर वाज अवध। एनेक्स्ड हुआ कब? अवध 1856 में। इसलिए कहा जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर लेटर एनेक्सेशंस। ठीक है, अब जब हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ेंगे तो उसमें सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोनों का मैं कंपैरिजन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो यूपीएससी एग्जाम पॉइंटर्स के लिए सब्सिडियरी अलायंस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट इंपीरियलिज्म। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सपेंडेड बाय वेलेस्ली। हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट इट, लेड टू लॉस ऑफ सॉवरेनिटी विदाउट एनेक्सेशन। ठीक है, और ये सब्सिडियरी अलायंस रिलेटेड सवाल भी पूछता है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। तो ओवरऑल सब्सिडियरी अलायंस क्या है, क्या सिखाता है हमें? तो पावर हमेशा विजिबल फोर्स से नहीं, कभी कभी एग्रीमेंट और डिप्लोमेसी से भी कंट्रोल होती है।
यही ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म का सबसे डेंजरस फॉर्म था। अब अगले वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 पर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।